अस्सलाम वालेकुम जी, शाम बखैर, सपहर बखैर, कैसे हैं आप सब लोग। अब इसमें खैर क्या है आप बताइएगा, क्योंकि T20 सीरीज हम हार गए हैं। एक मैच हमें जीतना नसीब हुआ, उसको हमने उसी दिन हमने इतना सेलिब्रेट कर लिया, हमने इतना सेलिब्रेट कर लिया कि हमने आगे की प्लानिंग्स कर ली कि अभी तो हमने एक जीत ली, अगले भी जीत जाएंगे, पीछे की कसर भी निकाली और आगे की भी निकाल ली, क्योंकि अगले दो हार गए। तो हम बड़े क्यूट हैं वैसे हम पूरे पाकिस्तानी कौम जो है ना, हम छोटी सी जीत पे भी खुश हो जाते हैं, लेकिन अब एनीवे दैट ड्रीम इज ओवर। आज का जो मैच था, जो फाइनल मैच था, एंड वी वर थिंकिंग चलो जाते जाते भी जीतते जाओ, बट नो, नथिंग हैपेंड लाइक दैट और हम हार। हुआ क्या है आज के मैच में? दिस इज इंटरेस्टिंग टू नो। T20 सीरीज के आखिरी मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को, सुनते जाइए, 8 विकेटों से शिकस्त दी है और इस तरह न्यूजीलैंड ने 5 मैचेस की सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली है। कौमी टीम आज 5 बड़ी तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरी थी, मगर क्रिकेट के हालात तब्दील नहीं हुए, वो वही थे। न्यूजीलैंड ने सिर्फ 10 ओवर्स में 129 रन का हदफ हासिल कर लिया आराम से। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, न्यूजीलैंड ने हर शोबे में पाकिस्तान को आउट क्लास किया। पाकिस्तान ने आज के मैच में भी मायूस कुन आगाज शुरू की रिवायत को हमने ट्रेडिशंस अपने बरकरार रखे हुए हैं। आधी टीम सिर्फ 52 रन्स पर फारग हो गई थी, तो ये हमारे ट्रेडिशंस जो आप कह रहे हैं ना बरकरार रखे हैं, वो यही हुआ है। और हसन नवाज सीरीज में तीसरी मरतबा 0 पर आउट हुए और मोहम्मद हारिस 11, उमैर बिन यूसुफ 7, उस्मान खान 7, अब्दुल समद 4 रन्स बना सके और कप्तान सलमान अली आगा ने 51, सुफियान मुकीम और मोहम्मद अली को खाता खोलने की तौफीक ही नहीं हुई, वो बगैर खाता खोले ही चले गए। हारिस रऊफ 6 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जवाब में क्या हुआ हुमा जी? कीवी बल्लेबाजों जो उनके थे बैटर्स, उन्होंने बता दिया कि T20 खेला कैसे जाता है। आई एम सॉरी, आई नीड टू से दैट बिकॉज यू हैड टू सी देयर प्ले। चौके और छक्कों की बरसात कर दी और तो और क्या किया उन्होंने कि साइफुट ने 6 छक्के जड़े, शादाब खान ने 2 ओवर्स में 33, जबकि जहादात खान ने 43 रन दिए हैं। कीवीज ने सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर 129 रन का हदफ 10 ओवर्स में हासिल कर लिया। शादाब आज थे बाय द वे, इमेजिन कीजिए इतनी माशाल्लाह पाकिस्तान की जानिब से जी 2 विकेटें जो हैं वो सुफियान मुकीम ने हासिल की, वो जो 2 आउट किए थे उन्होंने। और दौरा न्यूजीलैंड पर नए टैलेंट को आजमाने का मौका दिया गया था, आपको पता ही है, लेकिन कोई हौसला अफजा नताइज कोई खास निकले नहीं, लेकिन चलो अच्छा एक्सपेरिमेंट करना था, कर लिया। यस, तो शादाब खान समेत कुछ सीनियर्स की परफॉर्मेंस जो थी वो भी आपके सामने ही है, आज भी तो बेसिकली 0। या और कप्तान अपनी सी कोशिश कर रहे हैं। आई एम सॉरी, आई स्टिल कांट गेट ओवर 10 ओवर्स में 129 बना के उन्होंने खुदाफिज करके वो आगे को हो गए 10 ओवरों में। अच्छा जी, उन्हें पता था ना कि किस टीम के साथ हम क्रिकेट पे मजीद बात करेंगे। जाहिद हमारे साथ मौजूद होंगे, हम कैसे जान छोड़ सकते हैं इसकी। अभी हम आपको लाइव लिए चलेंगे। ऑल्दो वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बात कर रहे हैं चीनी मीडिया से। एग्रीकल्चर इज़ अ वेरी बिग सेक्टर एंड और हमारी ये पूरी कोशिश है कि हम एग्रीकल्चर को रिवाइव करें और इसको रियल इंजन ऑफ ग्रोथ बनाएं। तो उसमें जब हम यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी आए हुए थे पिछले गर्मियों में, और उस वक्त हम शियान प्रोविंस गए थे और वहाँ की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वर्टिकल फार्मिंग जब देखी, तो हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने फिर उस वक्त ये बात की कि हम पाकिस्तान से स्टूडेंट्स और एग्रीकल्चर्स को भेजेंगे चीन, ताकि यहाँ से वो जो है एजुकेशन ले सकें और उसको, और जो टेक्नोलॉजी यहाँ इस्तेमाल हो रही है तो उसको सक्सेस ट्रांसफ़र किया जाए इनटू पाकिस्तान, ताकि हमारी ज़राअत के शोबे में मदद हो सके। तो तकरीबन 1000 अब स्टूडेंट्स जो हैं वो चीन आ रहे हैं टू गेट दैट एजुकेशन एंड वी मूव फॉरवर्ड। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि चीन के साथ ना सिर्फ हमारे बड़े देर पायद और लॉन्ग स्टैंडिंग ब्रदरली रिलेशनशिप है, और हम जो फाइनेंसिंग साइड है उस पर हम बहुत मशकूर हैं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड हमारा अब ये है कि चाइना से हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, एड नहीं चाहिए, और दूसरा टेक्निकल सपोर्ट और असिस्टेंस चाहिए। इसमें जो मैंने अभी ज़राअत के शोबे की बात की, और अभी मैं जिस पैनल से आ भी रहा हूँ, तो AI एंड टेक्नोलॉजी, दैट्स द सेकेंड एरिया जहाँ चीन हमारी गोइंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह बहुत मदद कर सकता है। और तीसरी चीज़
के है जो हम ग्रीन प्रोजेक्ट्स और सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। वहाँ भी जो चीन ने पेशकदमी की है और जो प्रोग्रेस की है वो सारी दुनिया के लिए एक मिशल राह है। तो उस एरिया में भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि चाइना के कोऑपरेशन के साथ हम जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड चीज़ें हैं, वेदर इज़ डीकार्बनाइजेशन, जिस तरह बीजिंग की पोल्यूशन को ख़त्म किया गया इन रिकॉर्ड टाइम, इसी तरह लाहौर में हमारा ये मसला है इस वक्त, तो उसमें हम तो ये कई शोबे हैं जहां हम चीन के साथ इंशाल्लाह काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। इस वक्त बहुत एशियाई फोरम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत की जा रही है, तो आपकी नज़र में बहुत एशियाई फोरम इलाकाई और आलमी मईशत की तरक्की में क्या किरदार अदा कर रहा है? ये मेरे लिए पहली दफ़ा मैं बोआव फोरम में आया हूँ और कल से जितने मैंने सेशंस जो हैं वो अटेंड किए हैं और उसमें अगेन आज भी एक AI और टेक्नोलॉजी पे है। कल जो हेनान का फ्री ट्रेड पोर्ट का जो सारा मंसूबा है ताकि हांगकांग और सिंगापुर की तरह उसको रीजनल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स के लिए एक उसको हब बनाया जाए। और कल जो चाइना के इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स थे उनको भी सुन के उसमें मेरी अपनी जो पहले भी हमें पता था, लेकिन इस वक्त जो अभी डेवलपमेंट फोरम भी हुआ है और ये फोरम इज़ जस्ट ऑन द बैक ऑफ दैट, तो उसमें जो मेन चीज़ है कि जब बाकी कुछ ममालिक जो हैं और ख़ास तौर पे बड़े ममालिक जो हैं वो प्रोटेक्शनिज़म की बात कर रहे हैं, वो यूनिलैटरिज़म की बात कर रहे हैं, तो ये कल सुन के बड़ी खुशी हुई कि जो उन्होंने बार बार कहा है कि चीन जो है इज़ ओपन फॉर बिज़नेस और जो एंड विल कंटिन्यू टू ओपन अप। और कल उन्होंने बड़े फैक्ट्स और फिगर्स भी दिए कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट, अगर हमने ग्लोबलाइजेशन का एजेंडा रखना है तो यहाँ अभी जितनी बातचीत हुई है बोआव फोरम में, तो उसको दोबारा ये कहा गया है कि जो हमारे कंट्रोल में है और जो यहाँ सारे ममालिक रिप्रेजेंट कर रहे हैं चीन की सरबराही में, तो वी शुड स्टे द कोर्स इन टर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बोआव फोरम। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब फोरम से बात कर रहे थे, चीनी मीडिया से उनका इंटरेक्शन था, ये आपने देखा, और उन्होंने कहा कि चीन से अब हमें इमदाद नहीं चाहिए, हमें ट्रेड चाहिए, हम तो ये बड़े अरसे से कोशिश कर ही रहे हैं। लेकिन यकीनन जो लोग देख रहे होंगे दे विल बी सरप्राइज कि ये चीनी मीडिया से उनका इंटरेक्शन था, कंसिडरिंग कि ये इंटरव्यू उर्दू में था और जो इंटरव्यू कर रही थी कॉरेस्पॉन्डेंट वो चाइनीज़ ही थी डेफिनेटली, लेकिन वो बात कर रही थी विच इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। तो हमसे वैसे ना कोई एक्सपेक्ट करे कि हम चाइनीज़ में बात करके कोई इंटरव्यू ले ले, ये हो नहीं सकता। ओके, शुड वी टॉक अबाउट cricket again? Yeah. Do we want to? No, not really. No. Can we move on, please? नहीं, हमें करना पड़ेगा मेरा ख्याल है, क्योंकि हम क्रिकेट पे ही बात करेंगे। हम आगे वनडे सीरीज भी है हमारी न्यूजीलैंड के साथ, और उसमें भी सुनने में आया था कि हारिस रऊफ को शामिल करने पर गौर किया जा रहा है, उसका क्या सिलसिला है, और ये जो T20 सीरीज़ है इसके कुछ टेक्स हैं जो हम मतलब आगे के लिए लेकर जा सकते हैं, सीख सकते हैं। बतौर कप्तान आगा सलमान की ये पहली सीरीज़ थी, दैट इज़ ऑल्सो एन हाईलाइट ऑफ दिस सीरीज़ एज वेल। ऑब्वियसली द कंडीशंस वर डिफिकल्ट, न्यूजीलैंड इज़ नॉट एन ईजी कंट्री टू प्ले इन, लेकिन बहुत सारे यंगस्टर्स को हमने आजमाया, किसी में हमें स्पार्क नज़र आया, एक्सेप्ट एक हसन नवाज ने सेंचुरी बनाई, उसके अलावा वो एक भी मैच में नहीं चल सके। सो या मतलब एक हसन नवाज एक मैच में ज़बरदस्त चल पड़े और फिर बाकियों में बिल्कुल भी नहीं, ये आपके कहने का मतलब है। 3 दफ़ा 0 पे आउट हुए वो। शादाब खान की जो बॉलिंग का हाल है वो भी हमारे सामने था, शाहीन नहीं नजर आए इस मैच में, लेकिन अदरवाइज मतलब 2 ओवर में 33 रन दिए हैं। आज ही की हम बात जो बता रहे थे अभी आपको अर्लियर, लेकिन एक बात है, वी आर ऑब्वियसली द आइडिया वाज टू टेस्ट द न्यू प्लेयर्स, द यंगस्टर्स। न्यू तो नहीं कहेंगे, खैर उनका भी अपना एक्सपीरियंस है, बट स्टिल वो हमने देखा इतना ज़बरदस्त काम नहीं हुआ उस पर। लेकिन हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो तो बिल्कुल ही बैठे हुए थे ना, उनसे तो कुछ भी नहीं हुआ, तो लिहाजा वी कैन क्रिटिक द न्यूअर वंस, बट व्हाट अबाउट द वंस जो ऑलरेडी हैं, जो हमारे बड़े एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं जिनको अभी हम देखेंगे मजीद और फिर PSL वगैरह में भी देखेंगे, लेकिन दे आर नॉट। जी, राशिद भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया, राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, मतलब हम इंतज़ार कर रहे थे आपका,
कि क्या हुआ वंस अगेन हमारे साथ। हमने बहुत सारी तब्दीलियां भी की। कल हम बात कर रहे थे कि चलें आखिरी मैच है, जो जिसको नहीं आजमाया उसको आजमा लें। सो या व्हाट डू यू थिंक, व्हाट रियली हैपेंड टू अस अगेन? देखिए, क्वेश्चन मार्क फिर सिलेक्शन कमेटी पे दोबारा आ जाता है कि मुश्किल दौरों के ऊपर यंग प्लेयर भेज जाते हैं। जहाँ पे आसान सीरीज थोड़ी सी आती है वहाँ पे सीनियर को बुला लेते हैं। डिसाइड कर लें कि हमें करना क्या है। मेरे ख्याल से कोई डायरेक्शन है नहीं किसी के पास भी। अभी हमारे हेड कोच ने परसों शायद स्टेटमेंट दिया था कि हम एशियन टूर्नामेंट जो है, एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं और साथ में वर्ल्ड कप की। तो ये तैयारी लगता नहीं है कि हमारी जो मैनेजमेंट है या कोचिंग स्टाफ है वो वहां तक जा भी पाए। इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 साल की तैयारी करके बैठे हैं कि वही हेड कोच होंगे एशिया कप के लिए और वर्ल्ड कप के लिए। और आज जो परफॉर्मेंस हुई बॉल बल्ले पे नहीं लग रही थी इनके। बहुत अफसोस हुआ देख के कि बहुत मीडियोकर बैटिंग थी हमारी, जो कि होनी नहीं चाहिए थी। इससे पहले भी हारते हुए आए, लेकिन अभी सरेंडर कर दिया था हमने। और बहुत डिफरेंस रहा, पावर प्ले का डिफरेंस। मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो जितने भी काम कर रहे हैं, डेटा का काम करते हैं, उसके अंदर नोट कर लें एक चीज। न्यूजीलैंड ने 348 रन बनाए पावर प्ले में, उनकी 5 विकेट्स गिरी हैं। उसका जो रन रेट है वो 9.94 का है। पाकिस्तान ने पावर प्ले में 198 रन बनाए, 15 विकेट्स गिरी हैं, जिसका रन रेट 5.54 है। डिफरेंस कितना, 10 विकेट्स का डिफरेंस है, 154 रन का डिफरेंस है। तो हम तो पावर प्ले में हारते हुए चले गए। एक मैच था जिसमें हम जीते हैं, जिसमें हमने 75 रन किए पावर प्ले में, 1 विकेट गिरी थी। न्यूजीलैंड की 58 for 2, दैट्स ऑल। बाकी डोमिनेट किए ही नहीं हमने, ना फील्डिंग में, ना बैटिंग में, ना बॉलिंग में। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो हायर अथॉरिटी है उनको सर जोड़ के बैठना चाहिए कि हमारी डायरेक्शन है क्या, हम तैयारी किसकी करें। हम T20 हार जाते हैं, हम वनडे हार जाते हैं, हम चैंपियन ट्रॉफी में टीम सही नहीं करते कि हम सुफियान मुकीम की हर किसी ने बात की, कराची से पेशावर तक। आज 2 विकेट लिए उन्होंने 6 ओवर्स में। वैसे तो कंपैरिजन थोड़ा सा कर लेते हैं भाई, क्योंकि शादाब को अगर हम देख रहे हैं तो उन्होंने 2 ओवर्स में 33 रन जो हैं वो दिए हैं। और वहाँ सुफियान मुकीम को देखें तो उन्होंने 2 विकेट्स भी लिए हैं। वेल 6 ओवर्स भी थे, बट 6 रन, सॉरी। इकोनॉमी देखें आप। हाँ, सुफियान हैज बीन डूइंग वंडर्स। इसी मैच में आप देख लें कि उसकी थोड़ा सा हम क्या ऑब्वियसली विद मोर सेटल्ड, अगर आप एक्सपीरियंस प्लेयर्स कह लें तो उनके साथ हम कंपैरिजन चाह रहे हैं। राशिद भाई, कंपेयर तो बनते ही नहीं इनका। ये तो नजर आ रहा है कि ये बॉलर हमें चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी में चाहिए था। ये तो आखिरी मैच दे दिया उन्होंने देहाती एक प्लेयर के साथ, जो कि आ रहा है, अपकमिंग है, नजर आ रहा है, रिस्ट स्पिनर है, नजर उसकी बॉल रीड नहीं हो रही लोगों को। तो चैंपियन ट्रॉफी में जहाँ जरूरत थी हमें, वहां तो उन्होंने खिलाया ही नहीं बिल्कुल भी। तो इसका मतलब प्लेयर इर्द गिर्द आपके पास हैं। इसका मतलब है कि जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं ना। मतलब हमारे सामने है, सुफियान की जब से सीरीज शुरू हुई है तब से बात कर रहे हैं। राशिद भाई, आप 6 दफा लिटरली, हमारे 5 मैच हुए ना जिसमें से 1 जीते हैं। हम हर रोज सुफियान का जिक्र करते हैं, और आज उसे 2 ओवर मिले, उसने 2 विकेटें ले ली और 6 रन के एवज ले ली। 6 रन के एवज उसने 2 विकेटें ले ली। जहाँ पे हमारे सीनियर प्लेयर्स बहुत मार खा रहे थे। देखिए, सिलेक्शन शादाब पे क्वेश्चन मार्क किया था, अब क्या निकालना चाह रहे हैं उनमें से मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये जहांदाद खान की सूरत हाल पे आप का कोई कमेंट है? 43 रन दिए उन्होंने 2 ओवरों में। ये सपोर्टिंग बॉलर है, ये न्यू बॉलर नहीं है। अगर ये कलंदर से बॉल करते हैं कहीं और, तो न्यू बॉल नहीं करते, बहुत कम करते हैं। तो बीच में 2 ओवर खेलिए हैं, इनको आपने पहला ओवर दिया है। और हारिस रऊफ तीसरा ओवर कर रहे हैं, मोहम्मद अली दूसरा ओवर कर रहे हैं। देखिए, जब आप क्राइसिस में होते हैं तो मेन बॉलर आपका पहले स्ट्राइक हो जाता है। शाइन नहीं खेल रहे तो आना चाहिए था फौरन हारिस को आना चाहिए था, नेचुरली बॉल कर सकते हैं। So, आप कहते न्यू बॉल नहीं जी हमें याहिया ने भी ज्वाइन कर लिया है। बिल्कुल याहिया, वेलकम। बल्कि छोड़े, अभी हमने पहले कुछ कहेंगे। याहिया, आप बताएं कि अब तो ये कंक्लूड हो गई सीरीज और इसमें नथिंग मच आउट ऑफ इट एक्सेप्ट वो जो एक्सपेरिमेंटेशंस हम करना चाहते थे नए लड़कों को ले जाके, वो भी देख लिया, दैट डिडंट वर्क आउट आइदर। सबसे पहले तो आपको हुमा और अब्दुल्ला अस्सलाम वालेकुम और राशिद भाई को अस्सलाम वालेकुम। इससे ज्यादा कुछ बुरा हो नहीं सकता पाकिस्तान क्रिकेट में, इससे ज्यादा जबूहाली हो नहीं सकती पाकिस्तान क्रिकेट की।
मैं हैरान था जब सुबह शो कर रहा था, जो हमारे असिस्टेंट कोच अजहर महमूद साहब ये फरमा रहे थे मैच से पहले के कोई टूर्नामेंट थोड़ी हार गए हम, किसी टूर्नामेंट से बाहर थोड़ी हो गए हम, सीरीज हार गए, आखिरी मैच जीतकर सीरीज के नाकामी के मार्जिन को कम करने की कोशिश करेंगे। बॉलर अच्छी गेंद नहीं कर रहे, लेकिन क्यों अच्छी गेंद नहीं कर रहे, इनके पास ये तौजी नहीं थी। और आज हमने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 तब्दीलियां टीम में की, और मैं बड़ा हैरान था कि वो खिलाड़ी जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं खेल रहे, वो पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी T20 क्रिकेट में सेलेक्ट हो रहे हैं। हमारे कप्तान जो है वो पाकिस्तान से कप्तानी सीख रहे हैं, और वो बॉलर जिसको हमें मौका देना चाहिए, हमने उसको एक मैच के बाद बाहर बिठा दिया, अब्बास आफरीदी। और सलाम है जनाब शादाब खान के ऊपर, उनमें से पता नहीं क्या निकालना है हमने, मुझे नहीं पता। और आज देखिए आपके वो टॉप ऑलराउंडर की हैसियत से खेल रहे हैं। पहले मैच में उन्होंने नंबर 4 पर बैटिंग की, और आज अच्छा डर पता है क्या लग रहा है याया भाई के इस परफॉर्मेंस के बाद भी, पहले भी नहीं थी जिसकी बेसिस पे वो वापस आते हैं उनकी परफॉर्मेंस, लेकिन इस परफॉर्मेंस के बाद भी हमें लग रहा है कि वो आगे भी हमें कहीं नजर ना आते रहें, अगर उनके पास ऐसी कोई ताकत है तो। भी अब्दुल्ला, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि आज वो 7वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए कि कुछ रन हासिल कर लेंगे, और उसके बाद 2 ओवर में वो एक्सपोज हो गए। और जिस तरह भी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे जांदाद खान की, यार आपने पहला ओवर जांदाद खान को दे दिया, आज हारिस रऊफ को भी उन्होंने जो है नहीं बख्शा, आज हारिस रऊफ को भी उन्होंने अटैक कर दिया। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि इससे ज्यादा आप और क्या गिरेंगे, इससे ज्यादा और क्या। अच्छा, the tragedy is that we don't see a direction from this point on, from this point on, कि क्या डायरेक्शन है, मतलब जो बेसिक्स हैं सिलेक्शन की बेसिक्स ही अगर यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट्स, क्या अगर आप इतना एक्सपर्ट भी नहीं होना चाहिए ये जानने के लिए कि आप ये सब कुछ देख सकें। राशिद भाई, बात तो सारी यही होगी कि वो क्या एक्सपर्ट कहलाते हैं जो हमें सिलेक्ट कर के दे रहे हैं, ये जो लॉट हमने देखा है, शुड वी इवन कॉल देम एक्सपर्ट्स? क्योंकि वो जो लोग दे रहे हैं, वो जो पूरी एक टीम बनाई है ना, ये जल कर रही है टीम ना, आधों को तो मौका नहीं मिल रहा, ज़्यादातर तो कोई परफॉर्म नहीं कर रहा। व्हाट इज़ दिस टीम? तो क्या हम सिलेक्टर्स को भी सवाल उठाएं कि आपकी सिलेक्शन, आपकी एक्सपर्टीज भी क्या ख़त्म हो गई है? जी बिल्कुल उठता है इसके ऊपर। सिलेक्शन के वक्त जो डेटा देखा जाता है ना, वो परफॉर्मेंस है कि इन्होंने सबसे ज्यादा रन किए, हम इनको सिलेक्ट करेंगे। ऐसा पास में ऐसा नहीं होता था कि हम उन्हीं को लेंगे जो कि टॉप स्कोरर रहे। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, जरूरत क्या है, नेकेड आई से कप्तान देखा करता था कि यार ये प्लेयर मुझे रिक्वायर्ड है इस टीम के अंदर, चाहे सकलैन मुश्ताक की एक जमाने में सिलेक्शन हो, या अदर महमूद की हो, या वकार यूनुस की हो, बहुत ज्यादा डाटा इंक्लूड नहीं हुआ था। लेकिन क्या ये मुझे जरूरत है, ये इंटरनेशनल प्लेयर का मटेरियल लग रहा है, वो चीज मिसिंग हो गई है अब। और जितने भी सिलेक्टर्स हैं, बोर्ड में काम करने वाले हैं, उनके बेटे खेल रहे हैं, स्टार किड्स 11 बनने वाली, ये वो थोड़ी सी नेपो हो गया सीन। पाकिस्तान क्रिकेट को इसको देखना पड़ेगा, रिलेटिव को जरा दूर करें। लेकिन राशिद भाई, अभी जो आपने डेटा का जिक्र किया है, कंसिडरिंग कि अब हमारे पास बड़ा जदीद डेटा है, इट इज नॉट हेल्पिंग अस आउट एट ऑल। तो आपका मतलब है कि उस पर रिलाय एट ऑल नहीं करना चाहिए? क्योंकि जी नहीं, इस पर रिलाय, ये इन्फॉर्मेशन है मेरे और आपके लिए, इन्फॉर्मेशन है कि ये प्लेयर इस तरह से करे, उनको डीपर डाउन जाना पड़ता है कि बाउंसी पिच पे कैसा खेलता है ये प्लेयर। सिर्फ रन काउंट नहीं होते, वो 140 प्लस में कितनी दफा आउट हुआ है, लेग ब्रेक को रीड कर सकता है या गुगली को रीड कर सकता है। जैसे शादाब आज गुगली को रीड नहीं कर पा रहे थे ना, तो वो क्वेश्चन मार्क बन जाता है। रन जितने मर्जी करें, वो अगर रीड नहीं कर रहे, वो 140 प्लस की पेस को काउंट ना कर पाए, बाउंसर को नहीं खेलता है, तो वो प्लेयर थोड़ी सिलेक्ट होगा। अब मैं मिसाल देता हूँ, साहबजादा फरहान की देता हूँ, वो भी फेल हो गए, लेकिन उन्होंने 4 सीजन से अभी भी रन कर रहे हैं। उनको बिठा के हमने 200-200 रन वाले लड़कों को भेज दिया वहां पे खेलने के लिए। एक दफा खिला दें साहबजादा फरहान को, पूरा मौका दें। आपने 8 ओपनर चेंज कर लिए अभी रिसेंटली, हमने 4 महीने में से जो हमने टूर किए हैं, टू मच चेंजेस किए हैं और डिमांड पे चेंजेस किए हैं कि यार नई टीम बनाएंगे। नई टीम जब नहीं बन रही होती, जब इमरजेंसी की सूरत अख्तियार आती है, तो आप कुछ कोशिश करते हैं, कुछ पुराने प्लेयर्स पे नजर जाती है आपकी। जैसे कुछ प्लेयर्स होते हैं कि बड़ा अच्छा रिकॉर्ड था, बहुत अच्छा खेल रहे थे 1.5 साल पहले, वो बैड लक कोई दोबारा नहीं आ पाए। यंग प्लेयर से अच्छा है कि कंबाइन करें उस प्लेयर को जो कि प्रीवियस आपके लिए परफॉर्म करके गया हुआ है। जिस तरह से होता है जंगों में, ऐसी होता है, जब इमरजेंसी लगती है तो आप पुराने अच्छे लोगों को बुलाते हैं। तो यहाँ पे क्रिकेट में जो क्राइसिस है, यंग लोग शायद अभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ये प्रेशर, क्योंकि इतने पुराने प्लेयर, मेंटोर्स भी हैं, कोचेस भी हैं,
और साथ में सेलेक्टर्स भी हैं, उनसे नहीं हैंडल हो रहा है ये प्रेशर, तो आने वाले प्लेयर से क्या होगा? हमें बहुत सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। नकवी साहब से अपील है, बैठे लोगों को बुलाएं, अपने आप बैठे और हल, अब सोल्यूशन की बात है। हमने ट्राई कर ली, यंग प्लेयर, अब तो कोई जिरगा ही बुलाए मेरा ख्याल है, तो फिर ही शायद इसका कोई हल निकलेगा। या ज्यादातर यही प्लेयर्स हैं जिन्होंने अभी आके पीएसएल भी खेलना है, तो पीएसएल में हमने देखा बड़े रिकॉर्ड भी बन जाते हैं, बड़े ज़्यादा हमने देखा है कि उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, वो इन्वेस्टेड ज़्यादा होते हैं पीएसएल में रादर देन ये नेशनल टीम में। नेशनल ड्यूटी से ज़्यादा इंटरेस्ट किसी को कैसे भी चीज़ में हो सकता है? उनकी बॉडी लैंग्वेज, परफॉर्मेंस, इन सारी चीज़ों से नज़र भी आता है इन द पास्ट। अभी भी आपको लगता है कि ये जो काम ना दिखा पाए न्यूजीलैंड में, वो शायद पीएसएल में ठीक ठाक काम कर भी लेंगे? देखिए, वो कर लें या नहीं कर लें, अब उससे फर्क नहीं पड़ता। जो आपकी जनहसाई हो गई है, जो आपका मजाक हो गया है बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में, अब आप उस नहज के ऊपर आ गए हैं कि वर्ल्ड कप में भी आप बिल्कुल कन्नों से बचे थे क्वालिफाइंग राउंड खेलने से। अब टी20 क्रिकेट में जो आपकी कारकर्दगी है, हमारा तो बोल बोलकर मुंह खुश्क हो गया है, लेकिन जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो टीम के साथ एसोसिएट हैं, वो किस सोच के साथ काम कर रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं। जिस तरह भी राशिद लतीफ साहब ने कहा कि रिश्तेदारों की टीम बन के रह गई है, और क्रिकेट बोर्ड जो है उसकी कोई सिमत फिलहाल तो माजरत के साथ दिखाई दे नहीं रही। आप अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को मजबूत करते हैं, लेकिन हर कोई यहाँ पर आकर जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। पावर हिटर के नाम पर आपने अब्दुल रज़ाक को लड़के संभाल दिए। पावर हिटिंग का मतलब ये थोड़ी है आंखें बंद करके आप चलाना शुरू कर दें। आपको नजर आ रहा है अभी भारत में आईपीएल हो रही है, उनके पास एक नहीं दो टीमें बनाने का मौका है। आपके पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मटेरियल है, खिलाड़ी हैं, लेकिन आप खिला किसको रहे हैं? जिनके क्रेडिट पर 100 रन हैं, 200 रन है। अभी आपने जो समद को सिलेक्ट किया है, हसन नवाज को आपने सिलेक्ट किया है। अब हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया है जी, साहिब अयूब नहीं है जी, फखर जमान नहीं है। भाई दुनिया में इस तरह एक प्लेयर के ऊपर थोड़ी टीम डिपेंड करती है। तो आप नहीं, तो ये वैसे किस परफॉर्मेंसेस की बेसिस पे आए थे? क्या चैंपियंस कप में बड़ा अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया था, वो जो हमारी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टी20 हो रहा था? बुग़्ज़े बाबर। अच्छा, इस पे आपने कमेंट दे दिया, इस पे मैं याया का कमेंट ले लेता हूं अगर ही हैज टू से एनीथिंग, बट आई वांट टू मच ऑन इट। जी याया, देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट में या उदय हो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में या सिलेक्शन हो, कौन कैसे आता है, कहाँ आकर फिट हो जाता है, ये तो आज तक हमें भी नहीं पता। मगर फिर भी कोई तो इनसाइट होती है ना। एक राय है राशिद भाई की, लेकिन मतलब when there are available boys who are performing, they are players, तो फिर ये कहाँ से, ये आपको लगता है कि बस इधर उधर से अपना रास्ता बनाते हुए आ जाते हैं? आप कह रहे हैं ना कि मुश्किल कंडीशन है, आप कह रहे हैं ना कि मुश्किल कंडीशन है नौजवान खिलाड़ियों के लिए। तो एक ही मैच आपने सुफियान मुकीम को खिलाया, साउथ अफ्रीका में खिलाया था, उसने कमाल बॉलिंग कर दी। जिम्बाब्वे में खिलाया, उसने कमाल बॉलिंग कर दी। अब यहाँ पर आपने उसको खिलाया है तो उसने कमाल बॉलिंग कर दी, 2 विकेटें लेकर दे दी हैं आपको। और बाकी अब इससे ज्यादा हैरानगी की क्या बात हो सकती है? जो आपकी प्रीमियर लीग है, दुनिया की बेस्ट लीग है, पाकिस्तान सुपर लीग, जो प्लेयर उसमें नहीं खेल रहे वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आयरनी है जिसमें उनको किसी ने पिक नहीं किया। टू बी जल्दी से, अब चूंकि अभी हमारे इम्तिहान खत्म नहीं हुए, अभी ओडीआई भी है विद न्यूजीलैंड। राशिद भाई, आप मेंशन करना चाहती थी? मैं चाहती, क्यों ना मेंशन करूं, राशिद भाई भी मेंशन करेंगे जी। जल्दी से बता दें कि एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। हमारी बॉलिंग बिल्कुल नई है, सिर्फ नसीम शाह है ऐसे जो कि पुराने खेलते हुए आ रहे हैं। आकिब जावेद पहली दफा जा रहे हैं, वसीम का कमबैक है, और 2-3 और प्लेयर हैं जो कि मोहम्मद अली को रिटेन किया हुआ है इन्होंने। तो मसला ये है कि वीक बॉलिंग साइड लग रही है। बैटिंग तो हमारी है, थोड़ी सीनियर जरूर है, लेकिन बॉलिंग हमारी बहुत वीक लग रही है यहाँ पे। और जो बॉलर्स ने हमें जिताई थी, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, साउथ अफ्रीका की सीरीज या जिम्बाब्वे की, नसीम शाहीन आफरीदी एंड हारिस दोनों टीम के साथ नहीं है। तो ये एक, या तो उनको पीएसएल के लिए रेस्ट दिया गया कि उनको अपनी फ्रेंचाइज के लिए रेस्ट कर लें, वो खेलें। और बड़ा अजीब सा लग रहा है कि एक वीकर बॉलिंग अटैक हमने दे दिया और 2 सीनियर। अच्छा, हारिस के बारे में सुन रहे थे हम, ये यहाँ आपके पास अगर कोई खबर हो कि हारिस को शामिल करने पे गौर किया जा रहा है वनडे में, स्क्वाड में? जी, आज सुबह पता चला था, लेकिन जियो पे टिकट चल रहे थे। जी, मोहम्मद अली तो हर दोनों ही टीमों में थे जी, बिल्कुल। लेकिन आज जिस तरह उनकी पिटाई हो गई है, लेकिन उनको ना रखकर अच्छा ही फैसला किया है, क्योंकि उन्होंने किया क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये है,
तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अलमिया है। और यहाँ पर हारिस फिर भी विकेट लेते रहे हैं। If we compare his performance to Shaheen's, he has been doing better in this series, याया। नहीं, देखिए, आप किसी को रखें और किसी को निकालें तो कोई वजह होनी चाहिए। आप हारिस की परफॉर्मेंस उठाकर देख लें, बिल्कुल टोटली एक्सपोज हुए हैं, सिवाय ऑस्ट्रेलिया के टूर के। बाकी उन्होंने क्या किया है? आप पिछले 4 सालों से इसी बॉलिंग अटैक के साथ खेल रहे हैं, बता रहे हैं दुनिया को कि ये दुनिया का बेस्ट बॉलिंग अटैक है, लेकिन वो बेस्ट बॉलिंग अटैक आपको ना जिता रहा है ना वो रन रोक रहा है। एक तो इस टर्म को ना हमें निकाल देना चाहिए। ये प्रीमियर, ये बेस्ट बॉलिंग अटैक, बेस्ट बॉलिंग अटैक, आई एम प्रीमियर फास्ट बॉलर। अब जरा बैठ नहीं रहा। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया राशिद भाई एंड याया, और अभी हम ले रहे हैं ब्रेक। सी यू नो व्हाई। अच्छा जी, वही हुआ जिस खदशे का इजहार पीका एक्ट की मंजूरी पर पूरी सहाफ़ी बरादरी की जानिब से किया जा रहा था। पीका एक्ट की तलवार अब सहाफ़ियों पर चलने लगी है। सहाफ़ी फरहान मलिक को हिरासत में रखने के लिए FIA मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रही है। FIA अदालती हुकाम की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए जेल भेजने के बजाय कल उन्हें अपने ऑफिस ले गई थी, और अब उन पर गैर मुल्कियों से फाइनेंशियल फ्रॉड का नया केस बना दिया गया है। FIA ने फरहान मलिक को आज जुडिशल मैजिस्ट्रेट मलीर के सामने पेश करके 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ले लिया है। और क्योंकि कल जुडिशल मिल गया था, लेकिन उनको जेल भेजने के बजाय FIA साथ ले गई थी, इसलिए आज नया केस बना दिया गया और FIA ने दोबारा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। ये हो रहा है बेसिकली। फरहान मलिक के वकील मुइज़ जाफरी का कहना है कि FIA को कल जब अदालत से रिमांड ना मिल सका तो उनके खिलाफ नया झूठा मुकदमा बनाया गया है। FIA का मकसद ये है कि फरहान मलिक को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हिरासत में रखा जा सके और बाकी सहाफ़ियों को डराने के लिए फरहान मलिक को मिसाल बनाया जाए। हमने FIA का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने जो ऑफिशियली मौक़िफ़ दिया हुआ है बस उसी पे उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। अब्दुल मुइज़ जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं, वकील हैं फरहान मलिक साहब के और सीनियर वकील हैं, वैसे कानूनदान हैं वो अब्दुल मुइज़ साहब। कल ज़ाहिर है हमने ये मुद्दा उठाया था कि जुडिशल मिला लेकिन उनको बजाय इसके कि जेल भेजा जाता है FIA खुद ले गई, और शाम 5 बजे के बाद भी तक हम इंतज़ार करते रहे कि शायद जेल भेज दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज फिर क्या हुआ? जी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मौका दिया। ये असल में जो मुकदमा है इसको लड़ा जाना पब्लिक परसेप्शन में ही है, तो इसके अंदर इसके ऊपर बात होना और बार बार होना ज़रूरी है। आज एक हमें पता नहीं था कि उनको क्यों हब्से बेजा में इफ़ेक्टिवली रखा हुआ है, जहाँ तक हम इन्फॉर्म थे। तो ये खबरें लीक हो रही थी कि एक और FIR है। अब क्योंकि आप एक और FIR, जब पहली FIR जो है वो पूरे रफ्तार जो उनका प्लेटफॉर्म है उस पूरे प्लेटफॉर्म को कवर करती है, तो अब कोई दूसरी FIR की गुंजाइश नहीं थी उसी प्लेटफॉर्म पे। और अगर वो उसी प्लेटफॉर्म के अंदर किसी और वीडियो पे फाइल कर देते तो सुप्रीम कोर्ट की एक फैसला है सुगना बीबी जो कि ये कहता है कि अगर एक ही इवेंट के ऊपर एक FIR है तो मजीद FIRs उस इवेंट पे नहीं काटी जाएंगी, उसी FIR के अंदर आप ज़िमनी इन्वेस्टिगेशंस करते रहें। तो अब क्योंकि ये हर बार नहीं था उनके पास, तो उनके पास कोई थे लोग जिन्होंने कोई कॉल सेंटर से स्पूफ कॉल्स कर रहे थे, तो उनके यहाँ रेड हुई थी। अब वो ताज़ा उनके पास केस आया हुआ था, तो उस FIR में उन्होंने एक लाइन ऐड कर दी कि इनसे जब पूछा कि ये कौन कराता है तो उन्होंने कहा कि ये फरहान मलिक का कॉल सेंटर है। अब आप रेड कर चुके हैं, आप उस FIR में ये इजहार कर दें कि वहाँ पे हमें पता चला कि किराएदार फरहान मलिक है, किराया फरहान मलिक देता है, तनख्वाहें फरहान मलिक देता है, यहाँ से आता जाता रहता है, यहाँ पे लोगों को जानता है, कुछ नहीं, बस ये कि ये 2 लोग पकड़े गए, ये 2 लोग इस क्राइम में मुलविस हैं और हमने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा इन्होंने उनका नाम ले दिया। हाँ, बट बेसिकली कुछ भी करेंगे लेकिन फरहान मलिक को हिरासत में रखना है, दैट इज द होल पॉइंट ऑफ इट। लेकिन ये प्रोसेस ये प्रोसेस पनिशमेंट है। पता है कि कानून के दायरे के अंदर रहते हुए इन केसेस में कन्विक्शंस इम्पॉसिबल हैं, ये केसेस ही नहीं है, ये जुर्म ही नहीं है, और लिहाजा कानून को इस्तेमाल करते हुए प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हुए आपको इस प्रोसीजर से ही पनिश करना है। हमने दीगर सहाफ़ियों के लिए देखा है। एक मखसूस चीज़ है वैसे फरहान साहब के बारे में जो कि आप सब के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए खतरे की घंटी है कि फरहान साहब जो है वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नहीं है। आज तक जो स्टेट जिनको इस तरह सबक सिखाने निकली है वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन गैदरर्स को सबक सिखाने निकली है, जो किसी खबर के पीछे हैं, जो खबर निकलने से स्टेट नुकसान समझती है अपना, या कोई ऐसी बात करने जा रहे हैं जिससे कोई राज जो है वो खुल जाएगा। फरहान साहब रिपोर्टर नहीं है, फरहान साहब तज्ज़ियाकार हैं।
तो अब उनको न सिर्फ रिपोर्टर से मसला है, या तो वो सारे चुप हो चुके हैं, या सारे लाइन में आ चुके हैं, या सारे कुछ और कर रहे हैं। क्या लगता है आपको इस केस में कोई जान है? मतलब ये प्रोसीजरल एनालिस्ट पे भी और तज्जियाकार पे भी उनको मसला है जी। ये तलवार तो हम सब पे लटक रही है, और जब से कानून पास हो रहा था तब से हम मतलब अपनी आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, और जब भी हुकूमती नुमाइंदा कोई होता है वो कहते हैं इस पे तो बात होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कानून बन जाता है, पास हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, पास करने के बाद बात होनी चाहिए, और उस पे इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो जाता है, और जिस तरीके से हो रहा है वो भी सबके सामने है। इस केस में कोई जान है आपको लगता है, या ये प्रोसीजरल पनिशमेंट ही चलती रहेगी? बस केस में बिल्कुल भी जान नहीं है, इस कानून में ही जान नहीं है। अगर अदलिया 26वीं तरमीम से पहले वाली अदलिया होती तो पीका का एक्ट इस वक्त तक कलअदम करार दिया जा चुका होता। इस शक्ल में जब पहले पास करने की कोशिश की थी तो अथर मिनल्ला साहब के कोर्ट ने इससे कहीं कमज़ोर सेक्शन को गैर कानूनी और आपकी और मेरी बुनियादी हक जो इजहार का है उससे मुतसादम करार दे के ख़त्म कर दिया था। और ये एनी पर्सन की कंप्लेंट और कोई भी आता जाता चलता कह दे कि ये फला चीज़ हुई है, उस बेसिस पे आपको उठा लें। देखिए, जब फरहान साहब की रिमांड पेश हुई थी ना पहले वाले केस में कल, जिसमें जुडिशल हुए हैं वो, उनके साथ 3 और लोग पेश हुए थे। उनमें से एक मोहतरमा थी जिनके 30 फॉलोअर थे, वो मिडिल एज खातून थी, DHA फेज 8 में रहती थी, और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने अपने 30 फॉलोअर्स के लिए जब भी कोई खबर आती थी तो इम्पोर्टेंट लोगों के बारे में जो भी खबर होती थी उसके नीचे वो एक बद्दुआ लिख देती थी। उन बद्दुआओं की वजह से वो अरेस्टेड थी। या एक और साहब थे जिनके ऊपर इल्ज़ाम क्या था कि उन्होंने बहुत सारी नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की है आला ओहदेदारान के ख़िलाफ़, और उसकी स्टोरी क्या थी कि वो अपने भाई के साथ एक ज़मीन के तनाज़े में उलझे हुए थे। उनका भाई मुल्क से बाहर रहता है। 1 महीने पहले उनके भाई ने उनको एक धमकी आमेज़ मैसेज भेजा कि यार मुझे पता चला है कि पाकिस्तान में एक कानून पास हुआ है जहाँ पे आप किसी की अगर बुराई करते हो पब्लिकली तो आप पकड़े जाते हो, अब आप देखो मैं आपके साथ क्या करता हूँ। उस भाई ने उनकी एक अकाउंट बनाई जिसके 3 फॉलोअर्स हैं, जिनमें से एक वो खुद है। उस अकाउंट से उसने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए उन लोगों के लिए जिनके खिलाफ अल्फाज इस्तेमाल करें आप तो आपको आके उठा लिया जाता है, और उसका स्क्रीनशॉट लेके FIA को कंप्लेन कर दी। FIA ने उसको पिकअप कर लिया। तो ये बताएं, बिल्कुल ये काफ़ी केसेस आपने बता दिए। एक हमें कल रावलपिंडी का भी एक केस था, वो किसी की गाड़ी उठाई जा रही थी, उसकी वीडियो बनाई तो उसको भी इसी पीकाई के चक्कर में उठा लिया। कहने का मतलब ये है कि इतने नॉनसेंसिकल केसेस अगर बनना स्टार्ट हो गए, जो कि बन भी रहे हैं, तो कोई चांस है कि या तो ये पूरा सेल्फ कंबस्ट ही हो जाएगा इन अ सेंस ये लॉ, या फिर वाकई इस पे दोबारा बात होनी पड़ेगी बिकॉज इट्स अ जोक, या फिर ये जोक चलता रहेगा और मामला नहीं रुकेगा। जो है ये चलता भी रहेगा, मतलब, या फिर ये सेल्फ कंबस्ट होगा, ये कहां तक बात जाएगी? देखिए हुमा, ये कानून तो एक आला है, सेल्फ कंबशन कहीं और होनी है। ये कानून नहीं होगा तो इससे पहले कवानीन थे जिनको इस तरह इस्तेमाल किया जाता था। उससे पहले शेख रशीद को उनके घर में से जाली क्लैशनकॉफ निकलने पे पकड़ाया जाता था। भैंस चोरी के ऊपर सियासतदान पकड़े जाते थे। ये आज के ज़माने की भैंस चोरी के मुकदमे हैं। बात कानून की नहीं है, ये सेल्फ कंबस्टन जो है, जो अपने वज़न के तई दब जाने की बात है, वो इस कानून की नहीं है, इस पूरे सिस्टम की है। ये तो बड़े लेट्स सी कि ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा या फिर कहीं ब्रेक लगेगी और किसी को कोई एहसास होगा। वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। थैंक यू अब्दुल मुईज़ जाफरी। थैंक यू। वकील हैं फरहान मलिक के, और इट्स अ ट्रेजेडी विद व्हाट इज़ हैपनिंग। और ख़ास तौर पे आयरनी ये है, और हमारे कल शो पे ही ये बात हो रही थी, कल या परसों, जहाँ ये जिक्र किया जा रहा था कि इस पे नज़रसानी होनी चाहिए और इस पे डेफिनेटली इन लॉज पे बात होनी चाहिए। जब होनी चाहिए थी तब नहीं हो रही थी, और तब उसके अगेंस्ट कितनी बात हो रही थी कि नहीं जी, जिन स्टेक होल्डर से बात करनी थी वो हमने कर ली और अब हम वी आर गोइंग अहेड विद इट। पता नहीं अब कोई मिसाल कायम करने की कोशिश की जा रही है क्या, मगर उसके लिए तो और भी बहुत सी मिसालें पहले भी मौजूद हैं। या ये हकीकत ये है, सूरत हाल। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। और वेलकम। अच्छा जी, ट्रिब्यूट टाइम ऑन जियो पाकिस्तान। और बरे-सगीर की फिल्मी सनत में कई बड़े मौसीकार गुजरे हैं, उन्हीं में एक मास्टर अनायत हुसैन भी हैं, और आज उनकी 32वीं बरसी है। क़याम पाकिस्तान से पहले ही एक्चुअली उन्होंने काम शुरू कर दिया था। मुंबई में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रख दिया था। बाद में वो लाहौर आए। क्या यादगार गीत उन्होंने तरतीब दी है। Let's listen to a few of them.
अच्छा, बहुत तवील फहरिस्त है जिसमें हम यकीन यहाँ वक्त सर्व कर सकते हैं, लेकिन हमें आगे भी बढ़ना है। हाँ, obviously, otherwise there are so many songs. अच्छा जी, एक और ट्रिब्यूट। मारूफ ड्रामा निगार, मुसन्निफा, मकालमा निगार हसीना मोइन साहिबा को दुनिया से गए 4 बरस बीत गए हैं। हसीना मोइन 20 नवंबर 1941 को भारत के शहर कानपुर में पैदा हुई। टेलीविज़न करियर का आगाज़ 1969 में ड्रामा ईद का जोड़ा लिखकर किया और उसके बाद एक तवील फहरिस्त है उनके कामयाब और मशहूर ड्रामों की। और देख लेते हैं ना थोड़ा। इनके ड्रामों की खास बात पता है क्या थी? कॉन्फिडेंट, आज के ज़माने की औरत। और एग्जैक्टली, ख़वातीन के हवाले से, लड़कियों के हवाले से वेरी बोल्ड मुख्तार लड़कियाँ। अनकही ड्रामे का नाम, और जिसने नहीं देखा तो मैं उनको फ़ाइन होना चाहिए कि कैसे हो गया कि आपने नहीं देखा। इट्स ऑन यूट्यूब, इट्स एवरीवेयर, सो यू कैन वॉच इट, प्लीज डू। और भी बड़े हैं, अच्छा बाद में बताएंगे। ब्रेक लेनी, दिस इज गोइंग टू बी अ हेडलाइन ब्रेक, थोड़ी देर में आ रहे हैं। सो उमर जी, आपको पता है मलिक तनवीर आवान साहब हमें लिखते हैं ऑन एक्स, जो आपके पास नहीं चलता, मेरे पास कभी कभी को मैसेज आ जाता है, या इंस्टाग्राम पे ट्वीट। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं डो नॉट वेस्ट टाइम एंड मनी ऑन क्रिकेट डिस्कशन। वो ये कह रहे हैं हमें। बड़ी फीडबैक आई है, तो ठीक है, नहीं करेंगे। टॉकिंग अबाउट मनी, दिल भी नहीं चाहता। पैसे आ रहे हैं भाई, और अच्छी खबर आई है। सो IMF और पाकिस्तान के दरमियान $2 अरब कर्ज का स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है। दिस इज अ रिलीफ। IMF ने अफरात ज़र कम रखने के लिए हुकूमती पॉलिसियों की तारीफ भी कर दी है और इस पर हुकूमत बहुत खुश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना को इसकी मुबारकबाद दी है। साथ ही ये दावा भी किया है कि IMF टैक्स हदफ कम करने पर तैयार था, लेकिन हमने कहा नहीं, हम ये हदफ हासिल करके रहेंगे। IMF ने अपने रिव्यू में कहा कि हम इसको इस टारगेट को कर देते हैं। मैंने कहा नहीं। Now probably I think the wheel started moving in the opposite direction probably for the first time in Pakistan's history. हमें और क्या चाहिए था? IMF हमारा जो टैक्स कलेक्शन का जो हदफ है उसको वो कम कर दे तो हमें, मगर मैंने ये फैसला किया कि अगर मैंने ये बात मान ली तो ये तमाम जो काम शुरू है इस वक्त टैक्स कलेक्शन के लिए, जहाँ करप्शन है उसको कम करने के लिए, ये सब बैठ जाएंगे। सो आई सेड नो, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। IMF को यकीनन हैरानगी हुई होगी। फिर नेगोशिएट किया IMF ने और उन्होंने हमें कहा कि आप इस तरह करेंगे। 12.1 कहा उन्होंने हमें कि 12.9 से 12.1 पे ले आए। हमने नेगोशिएट किया और उसको बढ़ा के दोबारा 12.33 पे लेके आए। तो ये किसकी कामयाबी है? आपकी, इस कौम की, कि IMF जैसा इदारा हैरान परेशान हुआ कि आई मीन इज इट हैपनिंग इन पाकिस्तान और समवेयर एल्स। वैसे अभी हम ये बात कर रहे थे कि वेल आई होप कि आपका फैसला ठीक ही हो, लेकिन अगर IMF हदफ नीचे कर ही रहा था तो होने देते। सो अच्छा, इन एनी केस आपको बताएं कि हुकूमत की खुशी अपनी जगह, लेकिन मौजूदा माशी हालात में आवाम के लिए कोई बड़ा रिलीफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा। और वजारत ख़जाना की जानिब से जारी की गई माशी माहाना आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक अगले माह महंगाई जो है वो बढ़ने की रफ्तार बढ़ेगी, जो मौजूदा शरह जो है वो 1.5 से बढ़कर 3% तक जा सकती है। ऑल्दो आपको पता है ना, महंगाई बढ़ने की शरह बरसों में हमारी कम तरीन सतह पे भी आई है और हुकूमत दावा कर रही है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी ना करके बिजली में आवाम को फ़ायदा दिया जाएगा। मौशी माहिरीन का ख्याल है कि ये फार्मूला पता नहीं चलेगा क्योंकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं। ऐसी भी इत्तलात हैं कि इस फार्मूले पे IMF को रिजर्वेशंस हैं। हुकूमत रियल स्टेट के शोबे में कुछ रियायतें चाहती थी, लेकिन IMF जायदाद की फ़रोख्त पर आयद विदहोल्डिंग टैक्स ख़त्म करने पर तैयार नहीं है। अब बजट भी सर पर है और हुकूमत ने इस बार तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का वादा कर रखा है। लेट्स सी ये वादा वफा होता है या नहीं होता, गुंजाइश भी है या नहीं है। हमारे साथ कर लेते हैं, खुर्रम शहजाद हमारे साथ हैं, वज़ीर ख़ज़ाना बशीर हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे टाइम निकाला है। अब ज़रा हमें एक्सप्लेन कर दें कि IMF के साथ स्टाफ लेवल अग्रीमेंट हो जाना आपकी नज़र में कितनी बड़ी कामयाबी है और इस मुआहदे का हसूल कितना बड़ा चैलेंज था? देखिए, स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स और साथ में जो है वो पब्लिक फाइनेंसेस की ऑप्टिमाइजेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं और एक रियलिस्टिक ग्रोथ और सस्टेनेबल ग्रोथ लेकर आते हैं। आज ग्रोथ का नंबर भी रिलीज हुआ है, बाय द वे आपने देखा होगा 1.7% से थोड़ी ज़्यादा की ग्रोथ आई है सेकेंड क्वार्टर में, जो आपका अक्टूबर से लेकर दिसंबर का होता है। और टोटल जो ग्रोथ का नंबर है वो तकरीबन कोई आपके पास 1.34% के करीब आ चुका है, 1.54% के करीब इनफैक्ट आ चुका है, जो कि अगर आप पूरे साल देखें तो 3% की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
लेकिन गोइंग फॉरवर्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और स्टेबलाइजेशन ये साथ मिलके अगर ये सस्टेनेबिलिटी आती है इसकी वजह से फिर जाके आपको पता है इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ आएगी जो कि लॉन्ग टर्म होगी। तो हमारी कोशिश यही है कि हम जो है लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ जाएं रादर देन ये कि शॉर्ट टर्म जो है वो स्टेंट्स करते रहें। खुर्रम साहब, बताया जा रहा है कि 6 हफ्तों के अंदर IMF बोर्ड मंजूरी दे देगा, फिर रकम जारी होगी। अगर ऐसा ही है तो क्या इम्कान है बजट से पहले मामलात सेटल हो जाएंगे, रकम मिल जाएगी? जी बिल्कुल। ये देखें IMF जिस दिन अप्रूव करता है, बोर्ड जब अप्रूव करता है उसी के या तो 1-2 दिन में ही जो है वो आपको पैसे ज़्यादातर मिल जाते हैं। तो ये बजट बहुत दूर है, बजट से बहुत पहले की ये जो ट्रांच कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह अगर IMF का बोर्ड अप्रूव करता है। उसके साथ साथ बजट का प्रोसेस बाद में शुरू होगा। ऑल्दो हमने तो बजट का प्रोसेस मिनिस्टर फाइनेंस से तो शुरू कर दिया है और प्रीपोन किया है एक्चुअली, और सारे चैम्बर से मिले हैं, बिजनेस से मिले हैं और मिल भी रहे हैं मजीद। और ये प्रोसेस हमने जनवरी में स्टार्ट कर दिया। ये कभी नहीं हुआ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो पहले नहीं हुई हैं, वो हमने शुरू की हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बजट का प्रोसेस इंटरनली बहुत जल्दी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर ऑफ कोर्स IMF के साथ डिस्कशंस होंगी और एक अपने टाइम पे बजट जो है प्रेजेंट होगा। अच्छा, ये बताया गया है और ये ज़रा कंसर्निंग बात है कि इस एग्रीमेंट के बाद बिजली की कीमतों, रियल एस्टेट सेक्टर को रिलीफ वगैरह ऐसी जो चीज़ें हैं वो देना अब हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं रहेगा, तो क्रॉस सब्सिडी भी नहीं दी जा सकती। क्या आवाम तैयारी रखें कि महंगाई बढ़ेगी? IMF के जहाँ तक ताल्लुक है एग्रीमेंट का, उसमें कोई ऐसी चीज़ें तो नज़र नहीं आ रही। अपेरेंटली आप देखेंगे जब वो रिलीज होगा डॉक्यूमेंट आपके लिए वो होगा, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। तो इसके अंदर जो एनर्जी साइड पे रिफॉर्म्स ऑलरेडी हो रहे हैं उसमें तो प्राइसेस कम होने की एक्सपेक्टेशंस हैं। अभी देखें पेट्रोलियम लेवी का जो है इजाफा किया गया है, ऑल्दो आवाम के ऊपर उसका इम्पैक्ट वैसा नहीं आया क्योंकि ऑयल प्राइसेस नीचे थी, तो पेट्रोलियम लेवी बढ़ा के और दूसरी तरफ उसका रिलीफ जो है एनर्जी प्राइसेस में देने की कोशिश की जा रही है। इस तरह सर्कुलर डेट का जो मसला है वो हल करने की बात हुई है और बैंकों के साथ एक अरेंजमेंट हुआ है जिसकी वजह से जो है सर्कुलर डेट का जो पूरा स्टॉक है उसे जो है नॉक ऑफ करने की बात हो रही है। ये ऑलरेडी जो है वो इसका हिस्सा बन चुका है। और उसके साथ साथ जो एनर्जी साइड के रिफॉर्म्स हैं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स, प्राइवेटाइजेशन भी है, उसमें मल्टी बायर मार्केट भी है, तो बहुत सारा काम एनर्जी मिनिस्ट्री कर रही है और मेरे ख्याल में उसके से प्राइसेस नीचे आना एक्सपेक्टेड। और आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ने इस पर कहा भी है कि आने वाले दिनों में आपको जो है खुशखबरी देंगे जो एनर्जी की प्राइसेस नीचे लाने में। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल टैक्सेस की रैशनलाइजेशन होना, सही जगह टैक्स लगना और एनर्जी की प्राइसेस कम होना और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का नीचे आना, ये सारी इन्वेस्टमेंट और बिजनेसेस के लिए बड़ी अच्छी खबरें। और महंगाई का कम रहना, स्टेबल रहना, ये आवाम के लिए जो है वो बेहतरी है। अल्लाह करे कि आवाम तक इसके और असरात पहुँचे। अब बता दीजिए, इस साल ऑल्दो मईशत से ही जुड़ी खबर ये भी है कि खुश्क साली की वार्निंग जारी हो चुकी है। ज़ाहिर है ज़रूरी प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा, खुदा न खास्ता खुराक की कमी का खदशा रहना पड़ सकता है। गंदम की पैदावार की सूरत हाल आपके सामने है। सो ये मार्जिन है कि IMF और दीगर इदारे हमारी कुछ मदद कर सकें अगर ये सूरत हाल पैदा होती है तो? देखिए, रेजिलियंस फाइनेंस फैसिलिटी इसीलिए है RSF, इसके साथ वो भी गई है बोर्ड पर SLA के साथ, और वो तकरीबन कोई $1.3 बिलियन का जो है वो प्रोग्राम है और 28 महीने का रफली है। तो देखिए ये इसका हिस्सा है। आपने बिल्कुल सही सवाल किया और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट, पाकिस्तान जो है क्लाइमेट हिट कंट्री है। सबसे दो बड़े एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान के। एक पॉपुलेशन ग्रोथ है जिसके साथ और बहुत सारे इशूज जुड़ते हैं, हेल्थ, एजुकेशन है और बहुत सारे इशूज हैं, और दूसरा क्लाइमेट का है। और क्लाइमेट फाइनेंस पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, सारी मिनिस्ट्रीज ने मिलकर जो रेलिवेंट जिनकी मिनिस्ट्री सब पूरे गवर्नमेंट ने जो है वो इस पे अप्रोच किया था IMF को 1 साल पहले, और अब जाके वो अप्रूव हुई। बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, बड़ी डेवलपमेंट है, और इसके साथ इसके पैसे भी रिलीज होंगे साथ साथ, ताकि हम क्लाइमेट में जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि क्लाइमेट के जो क्लाइमेटी है पूरी वो कम कर सकते हैं। और पाकिस्तान आपको पता है जो फ्लड से हिट हुआ था उसमें $30 बिलियन का लॉस था, 1/3 पॉपुलेशन इम्पैक्ट हुई थी। ये सारी चीजें एक रियल प्रेजेंट डेंजर है और इस पर IMF ने किया है। और जी RSF अलग है, $1.3 बिलियन 28 महीनों, और SLA का अलग मामला है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का। सो या दिस इज गुड न्यूज़। ओके, दैट इज परहैप्स गुड न्यूज़ जहां वो सारी टेंशनें पड़ी। थैंक यू शिवाला। कुछ पीसेस में तो अच्छा भी लग रहा था, कुछ में कोई इतना खास नहीं लग रहा था, बट आई वंडर कि आदमी कैसे पहनेंगे, मतलब इतना बड़ा पांचा। अब्दुल्ला, वुड यू वेयर? सिलाइयाँ हुई हुई, इतना बड़ा पांचा।
I don't know and I'm not going to judge but मतलब अच्छा मर्दों के कुर्ते पजामों में वो जो स्ट्रेट पजामे होते थे ना, जो नॉर्मल पजामे होते थे, वो तो चल ही रहे हैं पजामों में। नहीं स्ट्रेट पजामों में बूट कट पजामे आ गए हैं, थोड़े से नीचे से खुले होते हैं। बूट कट फ्रॉम द जीन, टेक इट इनटू द शलवार, टेक इट इनटू द शलवार, पजामा बेसिकली। जिस तरह के हमारे अब्बा के जमाने में वो बूट कट पैंटें होती थी, पतलूने होती थी, आपको याद है? मेरे पास भी बूट कट जीने हैं, लेकिन कहने का मतलब है वो भी कोई इतना पुराना या नया ट्रेंड नहीं है, वो एक चलता है। हाँ, लेकिन आपको याद है ना कि 70-60 में मर्दों की जो ड्रेस पैंट होती थी, जो सूट के साथ पैंट होती थी, इट यूज्ड टू बी बूट कट। हाँ, बॉली मूवीज में भी, बॉली मूवीज में अपने अब्बा के पुराने सूट नहीं निकले कभी आपके ट्रंक में से? सफारी सूट कुछ इस किस्म के होते थे। अच्छा, ये जो फर्शी शलवार, कमिंग बैक टू दैट, तो ये ट्रेंड हैज कॉट ऑन एवरीवेयर, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ शलवार कमीज लोग पहनते हैं ना। पेशावर में भी चल रहा है जी, और हमें बता रही है पेशावर से शीबा है। इस ईद पर पेशावर में भी हर तरफ फर्शी शलवार के चर्चे हैं। ईद के मौके पर खवातीन ने मुख्तलिफ ब्रांड्स और डिजाइनर्स की दुकानों का रुख कर लिया है, जहां खवातीन न सिर्फ फर्शी शलवार की मकबूलियत से मुतासिर नजर आ रही हैं, बल्कि जोरों शोर से खरीदारी में भी मसरूफ है। गर्ल्स की पसंद है फर्शी शलवार लेना, और ईद के लिए मैं लेना चाह रही हूँ। बिल्कुल, ईद पे फर्शी शलवार तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में। हम भी जब कपड़े खरीद रहे थे तो ज़्यादातर ब्रांड्स ने अपने आर्टिकल्स में फर्शी शलवार को ही प्रायोरिटी दी हुई थी। पेशावर की खवातीन में फर्शी शलवार का ट्रेंड इतना मकबूल हुआ कि बुकिंग बंद होने के बावजूद दर्जियों के पास भी रश बढ़ गया है, और ईद उल फितर पर इसे बनाने की ख्वाहिश रखने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। अभी तो कस्टमर, हमारी बुकिंग काफ़ी पहले से बुकिंग हुई थी, तो उसमें इतनी ज़्यादा फर्शी शलवारें नहीं आई, लेकिन अभी ट्रेंड जो इतना भी आ रहा है, बल्कि फ़ोन कस्टमर्स कर रहे हैं कि जी हमारे जो ट्राउज़र्स थे उसको चेंज करके फ़र्शी शलवार बना दो। फर्शी शलवार की तारीख मुगलिया दौर से भी जा मिलती है, जहां ये शाहाना लिबास का हिस्सा तस्वुर किया जाता था। कुशादा और खुले पांचों वाली फर्शी शलवार है जो निस्बतन लंबी होती है। कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। Do you have a farshi shalwar? No, I don't. You're not allowed to celebrate Eid then. Why? No. I'm not much of a trend follower, so लिहाजा I don't. But I like the trend. मुझे फर्शी शलवार अच्छी लगी है, मेरे पास नहीं है, that's another story. But I like it. Do you? मैं ये सजेस्ट कर रही हैं कि अगर किसी ने इन्हें भेजनी हो तो भेज सकता है। Always. मैं आपको पता है, I'm a very nice person. मतलब कोई भी कुछ भेज दे, I'll take it. लेकिन क्या आपके पास है कि नहीं? क्योंकि लड़के भी पहन रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बूट कट पजामा। नहीं। हाँ, बूट कट पजामा probably I have it. तो वही है ना आदमियों की फर्शी शलवार। नहीं, वो इतना खुला नहीं है, बस नॉर्मल सा है। अच्छा, ओके, फाइन। ठीक है। Moving on. अब हम दोनों के पास ही नहीं है तो क्या बात करें? So ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कुछ और बात करेंगे। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल है, जिसके बरह रास्त असरात अब आम अफराद पर पड़ने लगे हैं। सैलाबों, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और सर्दी के बाद अब महकमा मौसमियात ने मुल्क में खुश्क साली का अलर्ट जारी कर दिया है। मामूल से 40% कम बारिशें और तरवेला और मंगला डैम्स में पानी की शदीद कमी के बायस महकमा मौसमियात ने खुश्क साली का अलर्ट जारी किया है। अब इससे क्या क्या होगा, कितनी ख़तरनाक किस्म की ये साउंड करता है। आपको साथ ये भी बता दें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक सिंध में मामूल से 62% और बलूचिस्तान में मामूल से 52% कम बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं, यानी आधी से भी ज़्यादा। और पंजाब में मामूल से 38% और खैबर पख्तूनख्वा में मामूल से 35% कम बारिशें हुई हैं। ऑल ओवर कम बारिशें हुई हैं, जितनी होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं है। और जबकि मुल्क के जनूबी इलाकों के कुछ हिस्से 200 से ज़ायद दिन गुजार जाने के बाद भी बारिश से महरूम है। वी कुड बी वन ऑफ देम, यू नो। और ये भी आपको बता दें, उन्हीं में से एक है, कुछ सीन ही नहीं है, कुछ क्योंकि पिछले साल भी हमने आपको बताया था कोई बारिशें वगैरह नहीं हुई। PDMA पंजाब ने भी मुमकिन खुश्क साली से निपटने के लिए मुतल्लिका इदारों को मनासला जारी कर दिया है। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर, आपको पता है, एग्रीकल्चर हमारा मुल्क है, पानी हमारी फसलों की लाइफ लाइन है, हमारी लाइफ लाइन है। इसका मतलब है खुश्क साली का खतरा सर पर हमारे मंडला रहा है। महकमा मौसमियात की वार्निंग के बाद हुकूमत के वज़रा और मुशीरों की जिम्मेदारी है कि फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। हमारे पास दुनिया की मदद के इंतजार का ऑप्शन शायद मौजूद नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। भी प्रोएक्टिव अबाउट मेहर साहबजाद खान साहब, DG महकमा मौसमियात हमारे साथ मौजूद हैं। मेहर साहब, शुक्रिया। मेहर साहब, मेरे ऑफिस ने पाकिस्तान में इस साल खुश्क साली का खदशा बताया है। बड़ा सीरियस मामला है सर, बारिशें नहीं हुई तो कुछ है आगे सूरत हाल, बारिशें हो जाएं, कुछ हालात बेहतर हो जाएं, और हालात ऐसे यहाँ तक कैसे पहुंचे, पहले तो ये जरा हमें एक्सप्लेन कर दें।
देखें, आपको पता है कि जी ग्लोबल फिनोमेनास जो होते हैं वो भी तकरीबन इसी तरह ही चल रहे होते हैं कि जी कई मौसम आ जाते हैं। जैसे अल नीना का जो सीज़न होता है वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा ड्राइनेस का होता है। तो अभी हम इस ग्लोबल फिनोमेना जो कि पैसिफिक ओशन के ऊपर होता है उसकी वजह से थोड़ी सी स्ट्रेस थी। अभी आने वाले दिनों में ये नॉर्मल की तरफ जा रहा है और फिर हम एल नीनो में चले जाएंगे, तो इंशाल्लाह सूरत हाल बेहतर होगी। लेकिन बारिशें हल्की फुल्की बारिशें होती रहेंगी, ये नहीं हम कह सकते कि जी बिल्कुल ही नहीं होंगी, लेकिन स्ट्रेस रहेगा जैसे होता है। अभी इंशाल्लाह आगे गर्मियों का मौसम आ रहा है तो स्नो मेल्टिंग भी कुछ होगी और हमारे रिजर्वायर की सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। अच्छा, अब ये बताएं कि अब अगर आपके खर्चात के मुताबिक ही सब कुछ निकलता है तो गर्मी में पानी की किल्लत पैदा होती है और इसके असरात भी ऑब्वियसली अच्छे तो नहीं होंगे। क्या एग्जैक्टली असरात होंगे, ये हम पूछना चाहते हैं। किस किस शोबे पर असर पड़ेगा? देखें, अल्टीमेटली इस चीज़ का ज़्यादातर असर तो ज़रायत पे होता है। ज़रायत का जो है वो आपकी मईशत पे 25% डायरेक्ट उसका इम्पेक्ट होता है, लेकिन इनडायरेक्ट जो है वो आप काफ़ी उसमें चल रहे होते हैं कि इनडायरेक्ट इम्पेक्ट भी होते हैं। तो आने वाले दिनों में ज़रायत का थोड़ा सा ये मसला रहेगा कि जी आपका फूड इनसिक्योरिटी वो इशू हो सकता है कि जी कोई फसल जो है ना अपने मुतल्लिका पैदावार कम हो सकती है। सर, आप लोगों का काम है ज़ाहिर है प्रेडिक्ट करना, बता देना, वार्न करना। अब आवाम को क्या करना होगा या हुकूमत को क्या करना होगा? क्या बंदोबस्त रखे आने वाले मौसम गर्मियों से कैसे डील करेंगे? देखें हुकूमत मुतल्लिका इदारों को जो है वो तदाबीर बताएगी। फ़र्ज़ करो जी महकमा ज़राअत है, इरीगेशन है, तो उनको एडवाइस इशू करेगी कि जी आप क्या क्या स्टेप लें। हमारा काम सिर्फ यही होता है कि जी हमें सूरत हाल बतानी होती है। बाकी मुतल्लिका इदारे हैं, बिल्कुल वो करते हैं, हुकूमत भी इस पर कर रही है। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे वो इस। अच्छा, ये एक और इशू बल्कि इसी से रिलेटेड है और हम हमेशा इसका जिक्र तो करते हैं कि हमारे तमाम सिस्टम का इन्हिसार जो है वो बारिशों और ग्लेशियर्स पिघलने पर होता है और ऐसा होना चाहिए नहीं। हाँ, नहीं होना चाहिए एक्चुअली। क्या कुछ डैम बने हो, कुछ समुंदर का पानी जो है वो फिल्टर किया जाए? लॉन्ग टर्म में इससे फ़र्क पड़ेगा अगर इस किस्म की कोई चीज़ें की जाएँ? देखें, डैम तो हमारे पास अभी 2 ही हैं और उनका लेवल भी अभी जो है वो तकरीबन काफ़ी डाउन है। तो बाकी जो है कई मुल्कों में जो समुंदर के साथ हैं वो अपना इंतज़ामात कर लेते हैं कि जी समुंदर के पानी को, नमकीन पानी को जो है वो उसमें मुख्तलिफ मेडिसिन डाल के भी उसको पीने के काबिल बनाया जा सकता है। तो वो इंतज़ामात करने चाहिए, हुकूमत स्टेप ले रही होगी, कोई ऐसी बात नहीं है। शुक्रिया आपका। मैं साहब मतलब वाटर स्टोरेज भी होनी चाहिए ना, और ऐसे भी बड़े मुल्क हैं जो एक्चुअली मतलब डैम भी एक किसी काम के लिए चीज़ है, लेकिन वाटर स्टोरेज भी अलग तरीक़ों से होती है। सो या वी नीड दैट। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो हुआ ये कि सरगोदा में गैर कानूनी जुए के बेरहमाना खेल में इस्तेमाल होने वाले 7 साला एशियाई सयाह रीछ, जिसका नाम था रॉकी, उसको बचा लिया गया है। इस्लामाबाद के रेस्क्यू मरकज़ मुंतकिल कर दिया गया है और ये रीछ उन जालिमाना मुकाबलों का हिस्सा था। कैसे वैसे? जिसको बेयर बेटिंग कहा जाता है, आपको पता है? What? जी, इसके साथ कुत्तों की लड़ाई पर मजबूर किया जाता है, ऐसे शर्तें लगाई जाती हैं। रॉकी की हालत ज़रा एक वायरल वीडियो के ज़रिए सामने आई और बहुत ही बुरा हाल था इसका। इसे लड़ाई पर मजबूर किया जाता है। बेयर जो होता है वो कुत्तों से तो ज़्यादा ही पावरफुल। 35 कुत्तों से लड़ा था, इसका जबड़ा तक टूट गया था। दिस इज इनह्यूमन, खाने के काबिल नहीं था। इलाज के बाद रॉकी की सेहत बेहतरी आई है। होपफुली इसको ये जंगल में तो नहीं रह सकता वैसे अब। उमर बिलाल हमारे साथ, जुमान इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड हैं। उमर, अफसोस हो रहा है हमें ये बात करते हुए क्योंकि ये इस जानवर के साथ इंसानों ने ये सलूक किया है। हम इस पे क्या मजीद बात करें? हम कहेंगे इस जानवर के साथ इंसानों वाला सलूक किया, क्योंकि जानवर तो ये सलूक नहीं करते।
जी बिल्कुल, देखें ये हम लोगों ने एशियन ब्लैक बियर है, ये हमने रेस्क्यू किया था सरगोदा से। सरगोदा के साथ इलाका है जोराबाद का, वहाँ से हमने इसको रेस्क्यू किया था। इनिशियली इसकी जो वीडियो वायरल हुई थी और पंजाब वाइल्ड लाइफ ने हमें इसके ऊपर हमें रिक्वेस्ट की थी, हमारी असिस्टेंस मांगी थी, बिकॉज वी हैव अ गुड रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर इन इस्लामाबाद। तो हमारे पास बहुत अच्छे वहाँ पर रिसोर्स भी हैं और हमारे पास इंटरनेशनल जो टीम है डॉक्टर्स की वो और हमारे से एंगेज होती है, और कुछ हमारे पास जो नेशनल लोकल डॉक्टर थे वो भी हमारे से एंगेज होते हैं। खैर नहीं हो, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया कि ये एशियन ब्लैक बियर है और इसकी काफ़ी हालत बुरी है, तो आप इसको अपनी टीम भिजवा के इसको रेस्क्यू करवाएं। तो इसको क्या अबैंडन किया हुआ था, ये अपने मालिक के पास था, कोई रेजिस्टेंस थी, नहीं थी? आई होप कि कोई कानूनी कार्रवाई भी हुई हो जो इसका मालिक है उसके खिलाफ, लेकिन क्या ये बस सड़क पे छोड़ दिया था मरने के लिए, क्या था मामला? ये बेसिकली रॉकी इसका नाम है जी। हमारे पास जो भी जितने भी रेस्क्यूड एनिमल्स हमारे पास रेस्क्यू सेंटर में आते हैं सबके हम आइडेंटिटी देते हैं। इसका नाम रॉकी है और रॉकी ने बेसिकली 35 फाइटिंग की थी, 35 लड़ाइयाँ लड़ी तो सारी जीती थी, और अब ये 36वीं थी जिसके ऊपर इसकी वीडियो वायरल हुई थी और लोगों को वहाँ पे पता लगा और उन्होंने वहाँ की पंजाब वाइल्ड लाइफ को बताया, तो पंजाब वाइल्ड लाइफ ने इसको रेस्क्यू किया। पंजाब वाइल्ड लाइफ भी हमारे साथ इस हवाले से टोटल 100% कनेक्ट में होती है, कनेक्शन होते हैं हमारे साथ उनके, और वो हमें अच्छा। तो उमर ये भी बताइएगा कि औरंगजेब है पंजाब की जी, अब जहां अब इसको शिफ्ट कर दिया गया है रॉकी को, उसकी एक तो हालत बता दें कि अब सेहत कैसी है, और दूसरा कि वहाँ और भी रीच है ताकि इसकी कोई कंपनी हो, ऑब्वियसली कुछ तो फेमिलियरिटी होनी चाहिए टू गेट बेटर। जैसे ही हम लोगों ने रॉकी को वहाँ से रेस्क्यू करके इस्लामाबाद लेकर आए, तो हम लोगों ने 4 पॉस इंटरनेशनल एक टीम है जो बियर्स के ऊपर काम करती है, वियाना की टीम है, वियाना की, वो हमने उनको रिक्वेस्ट की, ईमेल किया और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से वो उस वक्त कराची में ही मौजूद थे, तो उन्होंने वहाँ से कराची से अपनी फ़्लाइट की और वो फ़ौरन यहाँ पर इस्लामाबाद पहुँचे और उन्होंने आके इसकी सर्जरी की, इसकी नोज़ पिन रिमूव की, इसका जॉस थे, लो जॉस वो टूटे हुए थे, उनको उनके ऊपर उन्होंने काम किया, उसकी सर्जरी की, और फिर बहुत सारी इसकी वाउंड थे इसके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा, उनको स्टिच वगैरह किया, और फिर इसने क्वारंटाइन टाइम गुजारा, तकरीबन 20 से 22 दिन क्वारंटाइन टाइम था इसका। यकम रमज़ान को हमने इसको रेस्क्यू किया था और टाइम गुजारने के बाद कल हम लोगों ने गुज़िश्ता रोज़ इसको रिहैब सेंटर में एक एनक्लोजर है बड़ा सा, वहाँ शिफ्ट किया। तो इसको मिलाकर तो ये अब खा सकता है खाना, क्योंकि सुना यही था कि इसके जबड़े पे बहुत ज़्यादा जख्म है, इसीलिए खाना पीना भी इसका मुतासिर था। इज ही नाउ बैक टू ईटिंग? अब इसको हम जी बिल्कुल हम इसको दूध दे रहे हैं और दूध में ही शहद वाली रोटी मिला के ताकि वो नरम हो जाए काफ़ी ज़्यादा, और इसको मतलब सॉफ्ट डाइट, फ़िलहाल हम इसको सॉफ्ट डाइट दे रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसका जो बिहेवियर है, चूँकि वो पेट बनाया हुआ था उसके ऊपर भी काम करेंगे, डॉक्टर्स उसके ऊपर भी काम करेंगे, हमारी जो रेस्क्यू की टीम है वो भी काम कर रही है इसके ऊपर। वैसे उमर जिसका ये रॉकी था, आप जिसका पालतू था जो लड़ा रहा था एंड ऑल दैट, उस पर कोई केस वगैरह होगा या वो आपकी नॉलेज में नहीं है? जी बिल्कुल, देखें जो वाइल्ड लाइफ का कानून है वो सब्जेक्ट टू सूबे हैं, आई मीन सब्जेक्ट टू प्रोविंसेस हैं। तो पंजाब का अपना वाइल्ड लाइफ का कानून है और पंजाब ने अपने वाइल्ड लाइफ कानून के तहत उसके ऊपर एक्शन भी कर रहे हैं, कल्प्रिट्स को उसके ऊपर FIR भी लॉन्च हुई हुई है और प्लस उसको कस्टडी में भी है वो। ठीक है, पकड़ा गया वो शख्स। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू बिलाल फॉर योर टाइम एंड गुड जॉब। अभी हम आगे बढ़ेंगे, हमारे पास वक्त कम है। पीपल्स पार्टी को तहरीक इंसाफ को मनाने का टास्क मिल गया था, आपको बताया था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने रज़ाकाराना तौर पर ख़ुद अपने ज़िम्मे ये काम लिया। बिलावल समझते हैं कि कौमी सलामती जैसे मामलात में तहरीक इंसाफ की राय लेना अहम है। हुकूमत भी इससे इत्तेफाक करती दिखाई देती है। यही वजह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हुकूमत की जो पेशकश है उसको जो उनकी तरफ से की गई उसे हुकूमत ने फ़ौरन यस कहा और हमारे प्रोग्राम में यस कहा था। देखिए, तो मैं समझता हूँ कि अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब PTI से कोई यकीन दहानी या कोई उनसे जो है वो कॉन्फ्रेंस उनकी ले लें कि वो शामिल होंगे, तो दोबारा बुलाए जाने में कोई हर्ज नहीं है। ये एक ऐसा बुनियादी और इंतहाई अहमियत का हामिल जो है वो मामला है कि इसके ऊपर जितने भी अजलास हों और जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन हो तो वो सूदमंद ही होगी। अच्छा, पीपल्स पार्टी की नीयत जो है वो ठीक सही, लेकिन PTI को साथ बैठाना किसी भी सियासी जमात और वो भी हुकूमती इत्तेहादी जमात के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। और दूसरी बात ये भी लेट इट बी सेड कि तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात इतने चल रहे हुए हैं कि पता ही नहीं चलता कि PTI को लीड कौन कर रहा है। सेनेटर वलीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा PTI हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने वक्त दिया। सेनेटर साहब,
दहशतगर्दी का मुकाबला, कौमी सलामती के मामलात ऐसे ही होते हैं जिस पर पूरी कौम में इत्तेफाक राय होना चाहिए। अब ये इत्तेफाक राय पैदा करने का फोरम पार्लियामान है और वहाँ जो इजलास हुआ आप लोगों ने जाना गवारा नहीं किया। जाना चाहिए था? अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं जाना चाहिए था। जी जाना चाहिए था। सबसे पहले तो ये कि इत्तेफाक राय ऐसे मामलों में बहुत ज़रूरी है, और वो उसके बाद जो एलामिया आया उसमें भी इसका अंदिया दिया गया कि इत्तेफाक राय से ही किया जाएगा जो किया जाएगा, तो वो एक मुस्बत बात है। उस पार्लिमानी जो कमेटी है कौमी सलामती की, उसकी मीटिंग पे जाना चाहिए था, बिल्कुल, इस पे भी कोई इनकार नहीं है, लेकिन हमने अपनी शिरकत जो है उसको मशरूत रख के बात की थी और बर वक्त ये बात की थी, और मशरूत इस तरह से थी कि हमें रसाई हो जाए अपने बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के तक, ताकि हम उनसे इनपुट और गाइडेंस ले सकें, ताकि बाकायदा जो हम उसमें कहना चाहेंगे वो फिर उस अथॉरिटी के साथ हो कि जी हमारी पूरी पार्टी उसके साथ खड़ी है, पार्टी की टॉप लीडरशिप ने उसको ओके किया हुआ है। वो रिटन रिक्वेस्ट उमर अयूब साहब ने भेजी थी, उसको उस पर नहीं अमल दरामद हुआ, तो फिर हमने उससे यही ज़रूरी समझा कि बॉयकॉट करेंगे, और ये फैसला हमारी पार्लिमानी पार्टी ने भी किया और हमारी पॉलिटिकल कमेटी ने भी किया। अच्छा, अब बिलावल भुट्टो जरदारी की ऑफ़र है कि वो आपके और हुकूमत की बात करा देते हैं, कौमी सलामती पर एक और इजलास बुलाया जाएगा और इसमें तहरीक इंसाफ भी ऑन बोर्ड आ जाएगी, तो क्या पार्टी इज इट इवन एन ऑप्शन, इज इट एन ओपन ऑप्शन फॉर द पार्टी? देखिए, हम इजलास में आने के लिए ओपन हैं, उन्हीं हालात में जो कि पिछले इजलास के थे, कि अगर हमें रहनुमाई मिल सके अपने बानी चेयरमैन से, तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है थर्ड पार्टी की, हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। ये बिलावल भुट्टो साहब कौन होते हैं कि ये वो हमें बुलाने के लिए आएंगे? हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है और हम मुस्बत शिरकत की खातिर ये ज़रूरी समझते हैं कि ऐसी कोई मीटिंग हो, और पार्लिमानी मीटिंग अगर हो तो हमें रसाई हो कि बर वक्त हम उनकी इनपुट ले सकें, नंबर एक। और नंबर दो, अगर कोई ऐसी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का होता है इनकाद, तो उसके लिए भी हमारी तरफ से तो ये वाज़े है कि हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं वो पैरोल के ज़रिए उनको उसमें इन पर्सन जो है शिरकत का मौका दिया जाए। जिस तरह APS के बाद अगर आप देखें कि इतनी हमारी मुखालफत भी थी 2014 में, लेकिन इमरान खान साहब और मियां नवाज शरीफ भी साथ साथ बैठे हुए थे। हाँ, तो सर इसीलिए ऑन योर ओन ही अगर ऑफर कोई भी कर सकता है, उसको खुले दिल से एक्सेप्ट भी करना चाहिए। अगर आप इसी तरह से मतलब कहते हैं कि ये कौन होता है और वो कौन होता है, तो फिर तो शायद कभी इत्तेफाक राय पैदा ना हो सके। खलीद साहब, कल इमरान खान साहब से मुलाकात के जो मामलात सामने आए हैं, इससे पहले भी जो होता रहा है, सबको ये नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ में फैसले की कुव्वत किसी के पास नहीं है सिवाय खान साहब के। अब इस तरह मसाइल पैदा होते भी नज़र आ रहे हैं अपेरेंटली, क्या हल है इसका कोई आपकी नज़र में या नहीं? जो ज़्यादा बात हो रही है वो यही है कि जी PTI में कोई आपस में लोग एक दूसरे के साथ जो है कोई इख्तलाफ रखते हैं, या कोई आपस में एक दूसरे को मनाने का सिलसिला जो है वो होता है। तो उसके हवाले से मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि ना सिर्फ जो है रोज़मर्रा के फैसलों के लिए पूरी जो है कैपेसिटी मौजूद है, बल्कि हमारी पार्टी बफजल खुदा बिल्कुल इंटैक्ट है, बिल्कुल जो है मुत्तहद है। मतलब वो आप देख लें, अगर माजी में आप जाएं तो देखें कि उस वक्त जब जनरल मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाला था, तो पीपल्स पार्टी के लोग कहाँ चले गए थे सारे, नून लीग के लोग सारे कहाँ चले गए थे, और जनरल मुशर्रफ ने तो किया भी कुछ नहीं। We got your point. Thank you very much for being with us today, और अब टाइम भी नहीं है। We're going to see you tomorrow, inshallah. Bye.